सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसकी इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, फिर इसकी लिस्ट के बारे में बात करेंगे और फिर जो नए ऐड किए गए न्यूली एडेड पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे ओरिजिनली तो हमारे 22 थे पार्ट्स, अब 25 हो गए, उनके बारे में बात करेंगे। वो किस अमेंडमेंट के तहत इंसर्ट किए गए हैं वो सब देखेंगे इस वीडियो में। हम बात करते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो तब 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 450 के पास 450 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल है। मतलब अगर हम बात करें कुछ आर्टिकल नए ऐड हुए हैं आफ्टर अमेंडमेंट्स और 3 पार्ट्स ऐड किए गए हैं आफ्टर अमेंडमेंट, ठीक है, और 12 शेड्यूल में से 4 शेड्यूल बाद में ऐड किए गए हैं। अब देखो नंबरिंग कैसे दी जाती है इसको। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है तो वो नया पार्ट नहीं जोड़ा जाता है। ऐसे नहीं होता है कि 22 के बाद 23वां पार्ट, 24वां पार्ट या 25वां पार्ट होगा या आर्टिकल आगे बढ़ गए। वो जो पुराने वाले आर्टिकल होते हैं उनके साथ, जैसे सपोज करो 25 आर्टिकल है तो 25 में ए ऐड कर दिया, ठीक है, एक नया आर्टिकल ऐड हो गया। अगर एक और ऐड करना 25 में बी ऐड कर दिया, तो इसका नंबर नहीं चेंज, नंबर तो सेम ही रहता है, बट हाँ उनके साथ स्पिक्स लग जाते हैं ए बी सी डी, जहाँ जेड तक, जहाँ जेड के आगे भी हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन था आर्टिकल ये 21, जब राइट टू एजुकेशन आर्टिकल डाला गया तो वो जो आर्टिकल 21 में ऐड किया गया और उस आर्टिकल को जब राइट टू एजुकेशन इंसर्ट किया गया तो वो उसको 21A बना दिया गया। फिर हम अब लिस्ट पार्ट की बात करेंगे। इसके जितने भी पार्ट हैं हम देखते हैं उसके एक साइड तो यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं, फिर सब्जेक्ट मैटर साइड में दे रखा है और आर्टिकल दे रहे हैं। अगर यूनियन और इसके अगर पार्ट पहले की बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें, यूनियन और टेरिटरीज के, यूनियन और सेंट्रल, यूनियन और उसकी टेरिटरी की बात आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की गई है। फिर पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप की बात करें, सिटीजन को कैसे सिटीजन छोड़ी जा सकती है, कैसे सिटीजन इंडिया की प्राप्त की जा सकती है, इस बारे में सब जिक्र किया गया आर्टिकल 5 से 11 तक। और पार्ट थर्ड की बात फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट, और ये पार्ट थर्ड में है। अगर हम पार्ट फोर्थ की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे एक पर्सन की फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं कि अपने देश के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने लोगों के लिए उसे क्या करना चाहिए, ऐसे स्टेट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि कुछ ड्यूटीज होती हैं, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। ये आर्टिकल 36 से लेकर 31 तक है। और फिर एक नया पार्ट ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज का, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत किया गया था, पार्ट 4A, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये 51A आर्टिकल में है। और अगर हम पार्ट 5 की बात करें तो वो यूनियन की बात करता है। यूनियन में क्या कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, फिर आगे प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके साथ मिनिस्टर होंगे, ये सब की बात की गई है पार्ट 5 में, द यूनियन में, और ये आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम पार्ट 6th पार्ट की बात करेंगे। 6th पार्ट में देखें, 5th पार्ट में तो बात ये की गई है कि यूनियन और उसकी क्या होगा, प्रेसिडेंट वगैरह की बात करें। अब हम पार्ट 6 की बात करें, स्टेट में गवर्नर होगा, गवर्नर के पास चीफ मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा, उन सब की बात इसमें की गई है, पार्ट 6 में बात की गई है द स्टेट में। और आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक इसकी बात की गई है। अब हम पार्ट 7 की बात करेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट शेड्यूल में, हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारी जो स्टेट्स थी उनको भागों में A, B, C भाग में बांटा हुआ था। तो ये उसके बारे में बात करता पार्ट 7, बट इसको रिपील कर दिया गया था क्योंकि जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में जब बिल आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का अमेंडमेंट आया था, तो तब एक्चुअली क्या होता था, पार्ट बी में जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी उनका जिक्र होता था। और जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो तब तक तो हमारे मतलब प्रिंसली स्टेट्स होते थे जब हम इंडिपेंडेंट, बट जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे तो तब हमने अपने स्टेट्स को 3 पार्ट में A, B, C में बांट दिया। और उसके बाद क्या हुआ, तो प्रिंसली स्टेट्स जब खत्म होगी तो इस जो पार्ट 7 था इसकी भी कोई जरूरत नहीं, इसको भी रिपील कर दिया गया। ये आर्टिकल 238 को रिपील कर दिया गया था आने वाले टाइम में 1956 के करीबन। और पार्ट अगर हम 8th की बात करें, द यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, ठीक है, जैसे स्टेट की बात पहले हो चुकी, जैसे यूनियन की बात 5th में हो चुकी है और 6th में स्टेट्स की बात हो रही है। पार्ट जो 8th है ये यूनियन टेरिटरीज की बात करें, यूटीज के, जैसे जम्मू कश्मीर, इस टाइम चंडीगढ़ या दिल्ली की बात करता है। ये 239 से 242 आर्टिकल तक है ये।
और पार्ट अगर 9 की बात करें तो ये पंचायत की बात करता है, जो विलेज में हमारी पंचायत होती है उनकी बात करता है ये पार्ट 9। और ये आर्टिकल 243 से 243O तक की बात करता है। फिर अगला अमेंडमेंट हुआ था, उसमें पार्ट 9A जोड़ा गया अमेंडमेंट से। इनकी बात हम बाद में करेंगे, कौन सा पार्ट कब जोड़ा गया, कौन से अमेंडमेंट से कौन से साल में जोड़ा गया, इसकी बात हम आगे करेंगे। पार्ट 9A में द म्यूनिसिपैलिटीज की बात करती है। जैसे गांव में तो पंचायत होती है, शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, तो इनके गठन की बात पार्ट 9A में की गई है। आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक इसकी बात की गई है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात पार्ट 9B में की गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे हमारे इफ्को है, जहाँ अमूल है, जो सबसे बड़ी जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया गया था। जो 243ZH से लेकर 243ZT तक इसकी बात की गई है। अगर पार्ट 10 की बात करें तो ये शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की बात करता है, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की बात करता है। ये इनमें आर्टिकल कौन सा था, 244 से लेकर 244A तक इसकी बात की गई है। फिर आगे पार्ट 11 की बात करते हैं। पार्ट 11 में सेंट्रल और यूनियन और स्टेट्स के कैसे रिलेशंस होंगे, उनके बारे में, किस तरह यूनियन और स्टेट को डील करना है, उनके बारे में बात की है पार्ट 11 में। और आर्टिकल 245 से 263 तक इसकी बात की गई है। फिर पार्ट 12 में फाइनेंस और प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स की बात की गई है। जैसे फाइनेंस कमीशन में 280 में आता है, यहाँ पे है 280 आर्टिकल में आता है। तो ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स और स्वीट्स की बात कहाँ की गई है, पार्ट 12 में। और आर्टिकल 264 से 300A तक की है। ग्रांट्स इन एड का कंसेप्ट भी यहीं पे आता है। फाइनेंस कमीशन जो 280 में दे रहा है उसकी बात भी इसी में आती है, पार्ट 12 में। फिर हम करते हैं पार्ट 13 की बात, ट्रेड, कमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 13 में क्या दे रखा है कि हमारी टेरिटरी के बीच में, इंडिया के बीच अंदर ही विद ट्रेड कैसे करनी, कमर्स कैसे करनी, इंटरकोर्स कैसे करना है, ये सब इसमें दे रखा है। डीलिंग कैसे करनी है, ये सब इसमें दे रखा है। ये दे रखा है पार्ट 13 में दे रखा है। और आर्टिकल कौन सा, 301 से 307 तक, ठीक है। फिर हम पार्ट 14 की बात करते हैं। 14 की बात करते हैं जो सर्विस होते हैं, जैसे आईपीएस होते हैं, जहाँ स्टेट लेवल पे जो हमारे पीसीएस अफसर होते हैं, जहाँ आईएएस वगैरह होते हैं, इनकी सर्विस और टर्म्स और कंडीशंस के बारे में बात करता है पार्ट 14। और ये आर्टिकल 308 से 323 तक दे रखा है इसमें। फिर एक और अमेंडमेंट हुआ आगे पार्ट, उसमें 14A जोड़ा गया, उसमें ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। देखो हमारे ऑलरेडी जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है उस पर केसेस का लोड बहुत ज़्यादा है, तो उस लोड को कम करने के लिए कुछ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स हमारी स्टेट द्वारा खोले जाते हैं, जो एक कोर्ट की तरह ही काम करते हैं। जैसे हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में हुआ था, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट के बारे में बात करता है। तो पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल्स की बात की गई, ये बाद में ऐड किया गया था पार्ट 14A। और एक अब कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 323 से लेकर 323, आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक क्या ट्राइब्यूनल्स की बात करता है, ठीक। फिर पार्ट 15 की बात करते हैं। हमारे इलेक्शंस जो होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसी में 324 से लेकर 329A तक है, ये पार्ट 15 में है। फिर आगे हम देखते हैं जो हमारे पार्ट 16 है, 16 पार्ट है, वो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू स्टेट क्लास, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया, इनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है। तो पार्ट 16 में ही स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात की जाती है, रिजर्वेशन के बारे में बात की जाती है। तो ये आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक इसमें रिजर्वेशन वगैरह स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस के बारे में बात की गई है। फिर पार्ट हम 17 की बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो हमारे सेंटर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, हमारी जुडिशरी की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, और हमारी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, और स्टेट जब सेंटर से कम्युनिकेट करेगा तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, ये सब हमारे पार्ट 17 में दिया गया। आर्टिकल 343 से 351 तक इसका जिक्र किया गया है, ध्यान रखना है आपको। फिर हम बात करते हैं पार्ट 18 की। पार्ट 18 में मतलब 18 पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। आपको पता होगा 352 से नेशनल इमरजेंसी लगती है, और 356 से प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगाया जाता है, और 360 है जो आर्टिकल, उसके तहत वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो इमरजेंसी के प्रोविजंस पार्ट 18 में दिए हुए हैं। और पार्ट 19 की बात करें, इसमें मिसलेनियस बहुत तरह के प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे गवर्नर की स्पेशल पावर्स क्या होगी, प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर क्या होगी, क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन होता है प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के, उसको कब अरेस्ट किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता, गवर्नर को कब अरेस्ट किया, गवर्नर को कब नहीं किया जा सकता, जब वो अपनी पावर
का ऑफिस में पावर का यूज़ कर रहा है तो उसको कोर्ट में प्रेजेंट होने की जरूरत है, ये सब है या नहीं, ये सब इसमें डिस्कस किया गया। मिसलेनियस की बात करता है पार्ट 19 जो 19वां है, और ये आर्टिकल 361 से 367 तक की बात की गई है। फिर पार्ट 20 की बात करें, ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 में बात की गई है। अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 में दी गई है और पार्ट 20 में दी गई है। फिर पार्ट हम 21 की बात करें, इसमें टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात। जो टेम्पोररी हम प्रोविजंस बनाते हैं या जो चेंज होने वाले प्रोविजंस बनाते हैं वो आर्टिकल 369 से 392 में दी गई है, ठीक है, और ये पार्ट 21 हो जाएगा। और पार्ट 22 की बात करें, शॉर्ट टाइटल, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये शॉर्ट टाइटल, ये एब्रीविएशन है, ठीक है। और ये कमेंसमेंट कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, कब ये लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 उसके बारे में। और अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये इस सब के बारे में बात की गई है आर्टिकल 393 से 395 तक ये बात की गई है। इसमें ये हमने लिस्ट ऑफ पार्ट्स की बात की, हमने देखा कि कौन से पार्ट में क्या सब्जेक्ट मैटर है और वो सब्जेक्ट मैटर किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक जाता है। अब हम न्यूली एडेड पार्ट्स की बात करेंगे और वो कौन से अमेंडमेंट से इंक्लूड किए गए और कौन से साल में इंक्लूड किए गए, उस सब पे हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसे हम पार्ट 4 थे, बहुत जरूरी है, पार्ट 4 थे, इसने क्या इंसर्ट किया था, पार्ट 4 ए का में इंसर्ट किया था। तो पार्ट 4 में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और पार्ट 4A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ना जो सिटीजन्स को दे रखी हैं, भी आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटी ना आपको इनको निभाना चाहिए। नो डाउट ये जस्टिसेबल नहीं है, बट पार्लियामेंट कोई भी लेजिस्लेशन पास करके इनको जस्टिसेबल बना सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट बना, उसके तहत हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको पार्ट 4A का नाम दिया गया था। हाँ, आर्टिकल 51A में इन सभी फंडामेंटल ड्यूटीज को डिफाइन किया गया। देखो ये स्वर्ण जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा दी गई थी, ठीक है। उन्होंने बोला था आप 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करो कॉन्स्टिट्यूशन में, और ओरिजिनली हमारी सरकार ने कितनी की थी, वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी। और एट ए टाइम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है 11, जो 86th अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जो अपने बच्चों को जो गाइड होते हैं, जहाँ जो अपने माता पिता उनकी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा, कि अपने बच्चों को आप 16 से 14 साल की एज वाले बच्चों को आप एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ। और पार्ट 9A की बात करें, ये पार्ट किसके बारे में, ये म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है। ये जो पार्ट 9 है म्यूनिसिपैलिटी, जो हमारे अर्बन लेवल में जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में, ये कब ऐड किया गया, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 को ऐड किया गया था, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं कि जो पार्ट 9B में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पार्ट 9B में, ये कब ऐड किया गया, ये 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत किया गया, ठीक है। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जैसे उमुल की बात हमने पहले भी किया ना, जब बड़ी बड़ी इफ्को वगैरह जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए पार्ट 9B ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। फिर हम बात करते हैं जो हमारा जो 14वां जो ट्राइब्यूनल वाला वो जो था पार्ट था, उसमें पार्ट ए और जोड़ा गया, ठीक है। 14 को पार्ट ए और किया गया। इसमें क्या ट्राइब्यूनल्स की बात करता है जी, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स होते हैं। देखो हमारी जुडिशरी पे ऑलरेडी बहुत, जुडिशरी के पास और ज़्यादा कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, तो उनके लोड को थोड़ा कम करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बना दिए जाते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बना हुआ है। तो उनको ये पार्ट 14A ऐड किया गया। ये कब किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये ऐड किया गया। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।